Good morning, dear students. Today we are going to talk about कॉलरिश लॉ. तो कॉलरिश लॉ के बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर दूं क्यों हमें ये क्यों गिवन why it was given by कॉलरिश and what is the importance of कॉलरिश लॉ. कॉलरिश लॉ इसलिए दिया गया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट किया जा सके, क्योंकि जो पीछे हक्कल डेबाय-ऑन्सागर इक्वेशन थी उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था. तो उसको आप कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे फाइंड आउट करने के लिए द लॉ वाज गिवन एंड दिस लॉ वाज कॉलरिश लॉ. ये इसकी इंट्रोडक्शन होगी कि ये दिया क्यों गया था. इसमें कहा गया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो दैट इज इक्वल टू molar conductivity of its cation and anion, and each ion is multiplied by their number present in one formula unit of electrolyte. अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने बोला, आप बेरियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लीजिए. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन, क्योंकि बेरियम एक ही है, प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन. तो बेरियम क्लोराइड में कितने क्लोरीन है? 2. तो इसलिए क्लोराइड आयन की मोलर कंडक्टिविटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. ठीक है. ऐसे एक और एग्जांपल लीजिए. मोलर कंडक्टिविटी एल्युमिनियम सल्फेट की फाइंड आउट करनी है. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज इक्वल टू, इसमें कितने एल्युमिनियम आयन है? 2, इज इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन. ये जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, नॉट का साइन. ठीक है. प्लस 3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन. तो सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई किया गया, एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम का नंबर 2 है और सल्फेट का नंबर 3 है. तो इसलिए एल्युमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया. लेकिन अगर इनका नंबर 1 हो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. ये जो साइन है मैंने हक्कल डेबाय-ऑन्सागर इक्वेशन में बताया था. ये आपको शो करता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे है, यानी आप डिल्यूशन जितनी ज़्यादा कर सकते हैं वो करी हुई है. ठीक है. तो अब इसकी डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे. इट स्टेट्स दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड हो गया या बेरियम क्लोराइड हो गया, चलो. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू सम, प्लस का साइन आ गया ना, सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज. बेरियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन्स हैं? बेरियम है और क्लोराइड आयन. सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कटायन एंड एनायन. बेरियम कटायन हो गया, क्लोराइड एनायन हो गया. ईच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अब बेरियम को तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि बेरियम क्लोराइड में एक ही बेरियम है, लेकिन क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो प्रेजेंट है. ये इसकी डेफिनेशन है. रिपीट कर देता हूँ. इट स्टेट्स दैट molar conductivity of electrolyte at infinite dilution is sum of limiting ionic conductivities. जब वर्ड आ जाए ना लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, तो ये होता है
conductivity at infinite dilution of cation and anion each multiply by। अब each को तो multiply तभी करेंगे जब इसमें मल्टीप्लिकेशन हुई हो। जैसे बेरियम 1 है तो नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लोराइड 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ईच मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकता है कि कटायन एल्युमिनियम जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट में 2 एल्युमिनियम है और सल्फेट में एल्युमिनियम सल्फेट में 3 सल्फेट है, तो सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लैम्डा को ऐसे करके लिखा है और यहाँ पे लैम्डा जैसे आप नॉर्मली लिखते हो वैसे लिखा है। एक्चुअली ये जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज होती हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें बड़े अल्फ़ाबेट और छोटे अल्फ़ाबेट होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। इसी तरह से ये कैपिटल लैम्डा है और ये जो उसके आयन की मोलर कंडक्टिविटी दिखाई हुई है ये स्मॉलर लैम्डा है। मतलब ये जैसे कैपिटल ए है तो ये स्मॉल ए है, समझ गए? तो इसीलिए जब इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी लिखी होगी तो वहाँ पे लैम्डा का साइन इस तरह से बनाया होगा, और जब कैटायन और एनायन की लिखी होगी या आयन की मोलर कंडक्टिविटी लिखी होगी तो उसे लैम्डा जो आप नॉर्मली लिखते हो उसके साथ लिखा होगा। ये जो ऊपर ज़ीरो जैसे बनाया हुआ है नॉट कह देते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट डिल्यूशन है। क्या मतलब है इसका? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, छोटी छोटी चीज़ बतानी ज़रूरी होती है, नहीं बताएं तो फिर मतलब आपको पढ़ने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, तो किताब में ऐसे चीज़ें जो है वो नहीं मेंशन होती। अच्छा, तो ये कॉलश लॉ की डेफिनेशन होगी। मैंने कॉलश लॉ की इंट्रोडक्शन में कहा गया था कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने सोडियम क्लोराइड तो स्ट्रॉन्ग ले लिया, एल्युमिनियम सल्फेट वीक ले लिया, बेरियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग ले लिया। तो ऐसा है कि हम आगे चल के ये प्रूफ करेंगे और अच्छे से बताएंगे कि हम वाकई ही कॉलश लॉ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे m लिखा हुआ है तो ये मोलर कंडक्टिविटी होगी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टैंडेबल है कि ये भी यहाँ पे अगर मोलर कंडक्टिविटी है तो यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी है, यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी है। ये सारे m के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप नोट्स लिखेंगे तो मेरे से चेक कराएंगे तो मेरे को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आप ठीक लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अगर मोलर कंडक्टिविटी की बजाय हम इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के साथ लिखना चाहें कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, once again that is equal to equivalent conductivity of cation plus equivalent conductivity of anion. C stand for cation, A stand for anion. अब यहाँ पे EQ नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो ये equivalent conductivity होंगी। अगर यहाँ पे M लिखा हुआ है तो ये बेटा मोलर कंडक्टिविटी ही होंगी। अगर यहाँ पे EQ लिखा हुआ है तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ही होंगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जहाँ पे आपने टर्म मोलर बोली थी उसकी जगह पे आप क्या बोल देंगे? इक्विवेलेंट बोल देंगे। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं कि अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। या मोलर कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे फाइंड आउट करना चाहें तो उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू 1/n प्लस
ये जो N प्लस है ये क्या है, चार्ज ऑन द कैटायन, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज ऑन द कैटायन। तो आगे है प्लस 1/n माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनॉइन। ये जो N नेगेटिव है दैट इज चार्ज ऑन एनॉइन, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, चार्ज ऑफ कैटायन मल्टीप्लाई बाय मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस, ये कैटायन वाला पार्ट खत्म हो गया, प्लस 1/, चार्ज ऑन द एनॉइन इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनॉइन। ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं इसकी बहुत सारी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो इसको मोलर कंडक्टिविटी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो 1/2 यानी 1/, बेरियम का चार्ज, बेरियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 2+, तो मोलर कंडक्टिविटी को 1/, चार्ज के साथ डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोलर कंडक्टिविटी को 1/, चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कैटायन है तो कैटायन का चार्ज लिख देना है। ये कैटायन वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। और अब क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो हमने इसको 1/n नेगेटिव नहीं किया, ठीक है। क्योंकि एक है तो 1/1 करेंगे तो 1 ही रहना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको 1/1 नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम के ऊपर बच्चा कितना चार्ज होता है 3, तो हम लिखेंगे 1/3 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। कैटायन हमारे पास एल्युमिनियम है, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस क्लोराइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप है। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज है, क्लोराइड के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज है, तो अब इसको 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस, यहाँ पे भी 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनॉइन, ठीक है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है 3 चार्ज होता है, तो हम लिखेंगे 1/3, ये चार्ज यहाँ पे चला गया। यहाँ पे फार्मूला भी देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/n+। तो n+ क्या था, चार्ज ऑन कैटायन। n+ क्या था, व्हाट वाज n+, दैट वाज चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/n+, n+ मतलब 3 यानी चार्ज ऑन कैटायन, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है 3 है, ठीक है। तो ये हो गया कैटायन वाला पार्ट। अब एनॉइन वाले पार्ट पे चले जाते हैं। तो सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2, तो हम लिखेंगे 1/2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। सो आई एम वेरी श्योर कि मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता दी है कि मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की कैलकुलेशन एक दूसरे से कैसे करनी है, या अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी दी हो तो उसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो हम आगे चल रहे हैं। तो आगे, विच आई एम वेरी श्योर कि आपको क्लियर ही होगा। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ कॉलरिश लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरिश लॉ में पहली एप्लीकेशन है कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कैलकुलेट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। आगे ना अपनी बात पे कि हमने कहा था कि कॉलरिश लॉ
is useful for calculating molar conductivity of weak electrolyte। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करना पड़ेगा और उनकी मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आपको पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम एसीटेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी का पता होना चाहिए। तो लेट्स सी कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम एसीटेट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। इन तीनों को पहले लिख लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 के साथ। तो पहले है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, इक्वेशन 1। अब पोटाशियम एसीटेट पे आ जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम, इक्वेशन 2 हो गई। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे आ जाइए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, ये इक्वेशन 3 आ गई। आपके पास ये 3 इक्वेशन है 1, 2, 3। आपको इन 3 इक्वेशन को इस तरह से प्लस माइनस करना है कि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकल आए, एसिटिक एसिड की। तो मुझे एसिटिक एसिड CH3COOH होता है, तो मुझे एसीटेट इक्वेशन नंबर 2 में नज़र आ रहा है और हाइड्रोजन आयन मुझे इक्वेशन नंबर 3 में नज़र आ रहा है। तो हमें इक्वेशन 2 और 3 को प्लस कर देना चाहिए और उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना चाहिए। 2 और 3 को प्लस कर दिया और उसमें से इक्वेशन नंबर सब्सट्रैक्ट कर दी। तो देखिए क्या होता है। इक्वेशन नंबर 2 मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम। अगर कहीं पे M मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं अपने आप, ठीक है, ये अंडरस्टैंडेबल है। ये इक्वेशन 2 मैंने लिख दी। इक्वेशन 3 में मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस है और Cl नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। तो मैंने इक्वेशन 2 और 3 को प्लस कर दिया, माइनस मैंने क्या करना है इक्वेशन 1 को, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ पोटाशियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। अब सबके लिए मैंने कह देना है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, सबके लिए नॉट का साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये 2 ऐड होगी और ये सब्सट्रैक्ट होगी। आपको नहीं लगता कि ये K और ये K कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है। ये Cl नेगेटिव और ये Cl नेगेटिव कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। बचा क्या, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर, ये बच गया, कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस, और क्या बचा, ये बच गया और एक ये बच गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इसका मतलब हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें इसके लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी का डाटा में दिया होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दी होगी, हमने उनको इस तरह से प्लस माइनस करना है या ऑपरेट करना है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसने निकालने के लिए बोली है वो हम निकाल लेंगे। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी मोलर कंडक्टिविटी तो बड़ी जल्दी निकल जाती है, इसलिए डाटा में उनका देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट को कॉलरश ने कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी से फाइंड आउट कर लीजिए। गॉट इट बच्चा, क्लियर है।
ये फर्स्ट एप्लीकेशन है और इस फर्स्ट एप्लीकेशन के एक दो न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का मैं करवाने जा रहा हूँ। तो इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी NaCl की 126.4 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल गिवन है। NaCl की 126.4 मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 425.9 गिवन है और सोडियम एसीटेट की 91 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल रिस्पेक्टिवली 3 मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है। तो पहले हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। हाँ, सोडियम एसीटेट को ऐसे लिख सकते हैं Na, एसीटेट को AC से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें NaCl की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 126.4। तो हमने लिख लिया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको कैटायन में एनॉयन की फॉर्म में और इसको इसकी वैल्यू को लिख लीजिए। यूनिट्स यहाँ पे स्पेस नहीं थी पर यूनिट्स मैं आपको बता रहा हूँ साथ में, और उन्होंने भी बताए हुए हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है। और आप पीछे भी लेक्चर नंबर 6 निकाल के देख लीजिए, वीडियो नंबर 6 निकाल के देख लेना, 5 निकाल के देख लेना, उसमें मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट ड्राइव करके दिए हुए हैं सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। ये सोडियम क्लोराइड हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी जब आपने लिखनी है तो दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू, ये शायद गलती से लिखा गया, ओके, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन एंड वैल्यू गिवन इज 425.9। इक्वेशन 2 हो गई। ऐसे ही मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनॉयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इसकी वैल्यू 91 गिवन है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब आपको उसने कहा है व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की आपने निकालनी है। एसिटिक एसिड का जो एसीटेट पार्ट है उसे AC लिख दिया और जो एसिड पार्ट है उसके लिए H लिख दिया, HAC लिख सकते हैं। यानी कि आपको जो न्यूमेरिकल्स सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव में आएंगे उसके लिए ज़रूरी नहीं कि एसिटिक एसिड को वो एसिटिक एसिड लिखेंगे, दे कैन ऑल्सो राइट इट लाइक HAC। सिमिलरली सोडियम एसीटेट को दे कैन राइट NaAC। अगर पोटाशियम एसीटेट होता वुड हैव रिटन KAC। तो अब आपको निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है। अब इक्वेशन 1 2 3 पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 1 2 3 किसकी निकालनी है, एसिटिक एसिड की। तो इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास एसीटेट है, इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास हाइड्रोजन है। तो मतलब मुझे ये दोनों तो चाहिए। तो ऑपरेट करते वक्त मुझे, ऑपरेट मतलब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है वैसे नहीं, यानी कि इक्वेशन को कैसे ऑपरेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर दीजिए तो मुझे एसीटेट और हाइड्रोजन तो ज्वाइन करते हुए मिल जाएंगे और इक्वेशन 1 को इनके सम में से माइनस कर दीजिए। अब देखिए मैंने कैसे ऑपरेट किया, इक्वेशन 2 + 3 माइनस इक्वेशन 1। अब देखिए मैंने क्या किया, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 ले रहा हूँ। इक्वेशन 2 हो गई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 ले रहा हूँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम, 3 ले ली। -1 कर रहा हूँ, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। अब देखिए क्या क्या कटता है, सोडियम सोडियम से कट जाएगा, ठीक है,
क्लोराइड क्लोराइड से कट जाएगा, तो बचा क्या? एसीटेट और क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे प्लस का साइन है, या अब हमारे पास क्या बचा? एसीटेट और हाइड्रोजन। तो मतलब एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकल आई। पर अब हमें इक्वेशन 2 की वैल्यू लिखनी है, जो कितनी है? 425.9, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। प्लस इक्वेशन 3 की वैल्यू लिखनी है। इक्वेशन 3 की वैल्यू कितनी है? 91 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। माइनस इक्वेशन 1 की वैल्यू को माइनस करना है। इक्वेशन 1 की वैल्यू है 126.4। तो एक तो हमारे पास आ गया एसीटेट और हाइड्रोजन आयन, और साथ में इनको प्लस करके इसमें से 126.4 को माइनस करोगे तो 390.5 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ये कॉलरस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल था, जिसको हमने एनसीईआरटी से लिया है। आई एम वेरी श्योर कि दिस इज क्लियर टू यू। तो सेकंड न्यूमेरिकल भी ऐसा ही है। ये बहुत ही सिंपल है। इस पे उसने कहा कि मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड की और मैग्नीशियम सल्फेट की निकालिए, और यहाँ पे लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है। ब्रैकेट में डाल दिया ना, तो सबका इकट्ठा ही बता दिया कि जो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है। कैल्शियम की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, अकेले कैल्शियम की, मैग्नीशियम की गिवन है, क्लोराइड की गिवन है, सल्फेट की गिवन है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले आपको किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है? कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम को पकड़िए, क्लोराइड को पकड़िए, लेकिन क्लोराइड 2 हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड। कैल्शियम की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 119 प्लस 2 इंटू क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी है 76.3। तो ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 271.6 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल इज योर आंसर। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट की आपको निकालनी है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। डाटा देखिए, वहाँ पे मैग्नीशियम 106 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है, सल्फेट को देखिए 160 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है। दोनों को ऐड कीजिए, 266 सीमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम्स जो मैंने कराई हैं ना, ये दोनों की दोनों एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं। आपने इसके ऊपर बेस्ड आप रेफरेंस बुक में कॉलरस लॉ निकाल लेना, जो रेफरेंस बुक आपको लगवाई हुई है। तो उसमें जो आपको अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज मिलेगी इस एप्लीकेशन की, वो न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। ठीक है बच्चा? सो आई एम वेरी श्योर कि दिस वीडियो वॉज very very clear to you, and in the coming time also I would like to have the clarity in the video like you have in the previous videos also. But in case you find any problem or anything you feel ke is not very clear to you, you can directly contact me, you can call me, you can WhatsApp me. My number is with you guys. So it's really very high time that we are doing this electrochemistry, which is a chapter of numericals. So we have to do lot many numericals in this chapter, which we'll be doing slowly and gradually, so that you can understand all this numerical nicely. And simultaneously I wanted all of you to solve unsolved numericals also. If you do not solve unsolved numericals and you remain dependent upon the
2 numericals, 3 numericals, or 5 or 7 numericals, or 10 numericals that I've taken for one topic, then I think job is not going to be done. Once you will do your unsolved numericals, only then you will give me the problems and will be able to help you. Thank you. We call it a day. Love you all.